मार्च 2015 रात 11:12 कानपुर उत्तर प्रदेश NH11 आधी रात और एक ट्रक अचानक आकर रुक जाता है। इंजन चालू है पर ड्राइवर का चेहरा घबराहट से भरा हुआ, उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में जाती हैं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या शायद वो खुद किसी सच से डर रहा हो। बाहर घना अंधेरा, सड़क पूरी तरह सुनसान, हर तरफ सन्नाटा। ट्रक के पीछे सब्जियों की बोरियां भरी हैं। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य, लेकिन असली कहानी ऊपर नहीं है, वो छिपी है नीचे। बोरियों के नीचे एक खामोश खतरा दबा हुआ है। 50 करोड़ रुपए के नकली नोट, एक ट्रक, एक रात और एक साजिश जो सालों से बिना आवाज के तैयार हो रही थी। ये कोई एक घटना नहीं, ये एक बहुत बड़े नेटवर्क की सिर्फ एक कड़ी थी। एक ऐसा नेटवर्क जो चुपचाप धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था में जहर घोल रहा था, और उस जहर का नाम था नकली करेंसी। लेकिन हर साजिश की शुरुआत होती है, और इस साजिश की जड़ें बहुत गहरी थीं। साल 2013 भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास एक रिपोर्ट आती है, एक ऐसी रिपोर्ट जिसने सब कुछ बदल दिया। उसमें बार बार एक नाम सामने आता है, ISI पुराना दुश्मन। लेकिन इस बार खेल नया था। ना कोई धमाका, ना कोई हथियार। इस बार हथियार था एक नोट, एक ऐसा नोट जो दिखने में असली लेकिन असल में एक जाल। मकसद साफ था, भारत में नकली नोटों की बाढ़ लानी है, इतनी कि बाजार खुद हिल जाए, महंगाई बढ़े, लोगों का भरोसा टूटे और सिस्टम अंदर से कमजोर हो जाए। क्योंकि जब किसी देश की मुद्रा पर भरोसा खत्म होता है तो देश को गिराने के लिए किसी हमले की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कागज और सही कागज। यह था आर्थिक आतंकवाद, खामोश लेकिन बेहद खतरनाक। लेकिन यह खेल सिर्फ छापने तक सीमित नहीं था, इसके लिए चाहिए था एक पूरा सिस्टम, खास कागज, खास स्याही और सबसे जरूरी भारत के अंदर एक मजबूत नेटवर्क जो इन नोटों को बिना शक के बाजार में उतार सके। नकली नोट छपते थे पाकिस्तान में, पेशावर और कराची के गुप्त प्रिंटिंग सेंटर्स में। लेकिन ये कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां काम करने वाले लोग ट्रेंड थे, उन्हें पता था भारतीय नोट के हर सिक्योरिटी फीचर की डिटेल और उन्हें कैसे कॉपी करना है। इन नोटों की क्वालिटी इतनी खतरनाक थी कि कई बार बैंक कर्मचारी भी इन्हें पहचान नहीं पाते थे। इन्हें कहा जाता था FICN, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। ऐसे नोट जो सिर्फ नकली नहीं थे बल्कि धोखा देने के लिए बनाए गए थे। इनका कागज साधारण नहीं, वही कॉटन और लिनेन का मिश्रण जो असली नोट में इस्तेमाल होता है। सिक्योरिटी थ्रेड, इतनी सटीक कॉपी कि देखकर शक नहीं हैरानी होती थी। वाटरमार्क बिल्कुल हूबहू। नोट को रोशनी में देखो और फिर खुद से पूछो, असली कौन, नकली कौन, फर्क करना लगभग नामुमकिन। खुफिया रिपोर्टें इशारा कर रही थीं कि यह सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं था, इसके पीछे पूरी स्टेट मशीनरी का साया था। कागज, स्याही, सब कुछ विदेशी स्रोतों से एक पूरा सिस्टम जो सिर्फ एक काम के लिए बना था, भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करने के लिए। यह था एक राज्य प्रायोजित ऑपरेशन, आतंकवाद का वो रूप जो दिखता नहीं पर असर छोड़ता है। लेकिन असली खेल यहां खत्म नहीं होता। नोट छापना आसान था, सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें भारत के अंदर पहुंचाना, और इसके लिए 3 रास्ते तय किए गए थे। पहला, बांग्लादेश बॉर्डर, सबसे एक्टिव, सबसे खतरनाक। पाकिस्तान से नोट पहले बांग्लादेश पहुंचते, वहां से हवाला नेटवर्क के जरिए सीधे भारत की सीमा पार। मालदा, मुर्शिदाबाद इस खेल के मुख्य ठिकाने, ऐसी जगहें जहां रात तस्करों की साथी बन जाती थी। घने जंगल, बहती नदियां और कम रोशनी, हर चीज उनके पक्ष में। बांग्लादेश में बैठे दलाल पूरी खेप का सौदा करते। काम साफ था, नोट लो, ढाका के रास्ते छुपाओ और सही समय पर सीमा पार कराओ। दूसरा रास्ता, नेपाल बॉर्डर, खुली सीमा, ना वीजा ना सख्त निगरानी, सालों पुराना तस्करी नेटवर्क। यहीं से नोट धीरे धीरे भारत में घुसते। उत्तर प्रदेश, बिहार, इस रूट के मुख्य रास्ते
काठमांडू में बैठे ऑपरेटर, इस खेल के एक्सपर्ट, नोटों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और अलग अलग लोगों से सीमा पार कराना ताकि शक कभी एक जगह न टिके। तीसरा रास्ता समुद्र, कम इस्तेमाल लेकिन बेहद जरूरी। गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय इलाके, छोटी नावें, अंधेरी रात और बिना आवाज के खेप। जब बाकी रास्ते बंद हो जाते तो यही रास्ता खेल बचाता। हर रूट पर अलग गिरोह, हर गिरोह के पीछे एक बड़ा ऑपरेटर और इन सब के ऊपर एक नाम, एक ऐसा नाम जिसे खुफिया एजेंसियां सालों से ढूंढ रही थीं, लेकिन वो कभी सामने नहीं आया। उसे सिर्फ एक नाम दिया गया था, मास्टर। 2014 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इस पूरे नेटवर्क के पीछे पड़ चुकी थी। भारत की सबसे तेज, सबसे खतरनाक जांच एजेंसियों में से एक, जिसका काम है आतंक और राष्ट्र विरोधी साजिशों को खत्म करना। लेकिन इस बार दुश्मन दिख नहीं रहा था। जानकारी थी, पर टुकड़ों में, थोड़ी यहां से, थोड़ी वहां से, पर पूरी तस्वीर गायब। क्योंकि यह नेटवर्क साधारण नहीं था, यह बना था सेल बेस्ड स्ट्रक्चर पर, एक ऐसा जाल जहां हर आदमी सिर्फ अगली कड़ी को जानता था। ऊपर कौन है, किसके लिए काम हो रहा है, कोई नहीं जानता। हर बार जब कोई छोटा तस्कर पकड़ा जाता, उसके पास जवाब नहीं होते, बस दो बातें, नोट कहां से लेना है और कहां पहुंचाना है। पूरी चेन किसी के पास नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही NIA की सबसे बड़ी परेशानी। फिर 2015 एक छोटी सी गलती जो इस बड़े खेल को हिला देती है। बिहार, दरभंगा, एक छोटा दुकानदार एक नोट को देखकर रुक जाता है। नोट बिल्कुल असली जैसा, लेकिन कुछ अलग। वो उसे मोड़ता है और यहीं शक पैदा होता है। टेक्सचर थोड़ा बदला हुआ। वो पुलिस को बताता है, जांच होती है और सच सामने आता है। नोट नकली है, लेकिन इतना परफेक्ट कि पुलिस भी हैरान। वो नोट NIA तक पहुंचता है और यहीं से खेल बदलता है। NIA उस नोट के सीरियल नंबर को ट्रैक करना शुरू करती है और धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आता है। उसी तरह के नोट पहले भी पकड़े जा चुके थे। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अलग अलग जगह, लेकिन एक जैसा पैटर्न NIA समझ जाती है। ये सब एक ही जगह से आए हैं, एक ही बैच, एक ही प्रिंटिंग, एक ही सप्लाई चेन। पहली बड़ी सफलता। अब जांच दिशा बदलती है। NIA उन लोगों पर नजर डालती है जो पहले पकड़े जा चुके थे, छोटे तस्कर, हवाला ऑपरेटर और वो लोग जो अनजाने में नोटों को चला रहे थे। फोन टैप होते हैं, लोकेशन ट्रैक होती है, बैंक खातों की जांच होती है, हर मूवमेंट रिकॉर्ड होने लगता है। यह काम तेज नहीं था, लेकिन सटीक था। धीरे धीरे, बहुत सब्र के साथ, कई महीनों की निगरानी के बाद एक नाम सामने आता है। रफीकुल इस्लाम, मालदा का रहने वाला, ऊपर से एक छोटा कपड़ा व्यापारी, अंदर से नेटवर्क की एक अहम कड़ी। उसके फोन कॉल्स, उसके बैंक ट्रांजैक्शन, उसकी यात्राएं, सब कुछ और ही कहानी बता रहे थे। रफीकुल का काम साफ था, बांग्लादेश बॉर्डर से आने वाली खेप को रिसीव करना और उसे आगे पहुंचाना। वो ना नोट छापता था, ना पूरा नेटवर्क चलाता था, लेकिन वो एक जरूरी कड़ी था। उसके ऊपर कोई और था और उसके ऊपर कोई और, एक के ऊपर एक, परत दर परत। और NIA धीरे धीरे उस जाल के और करीब पहुंच रही थी। NIA चुप थी, लेकिन खेल रुक नहीं रहा था। रफीकुल अभी भी आजाद, क्योंकि निशाना सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा जाल था। अगर वो गिरता तो बाकी सब छुप जाते, इसलिए उसे नहीं पकड़ा गया। उसे देखा गया हर पल, हर कदम, और उसी निगरानी ने एक और नाम उगला, फिर एक और, जैसे अंधेरे में कोई नक्शा खुद ब खुद बन रहा हो, परत दर परत। फिर आया 2016, एक साल जिसने सब कुछ हिला दिया। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन और एक वाक्य जिसने करोड़ों की सांसें रोक दी। 500 और 1000 के नोट, अब सिर्फ कागज। देश हैरान था, लेकिन डर उनके चेहरों पर था जो छुप कर खेल रहे थे। उस रात पाकिस्तान के प्रिंटिंग सेंटर्स में सन्नाटा नहीं,
हड़कंप था। करोड़ों के नकली नोट, महीनों की मेहनत एक झटके में बेकार। भारत के अंदर जिनके पास वो नोट थे वो फंस चुके थे। बैंक जाएं तो पकड़े जाएंगे, फेंकें तो नुकसान, जलाएं तो सबूत, हर रास्ता बंद। और डर, डर हमेशा गलती करवाता है। किसी ने नोट नदी में फेंके, वो मिले। किसी ने जलाए, राख बोल उठी। किसी ने फोन उठाया और लाइन रिकॉर्ड हो गई। किसी ने पड़ोसी पर भरोसा किया और वही गवाही बन गया। नोटबंदी सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये जाल में फंसी मछलियों की छटपटाहट थी जो अब खुद रास्ता दिखा रही थी। एनआईए को वो मिला जो सालों से नहीं मिला था, सुराग, नए कॉल्स, नई हरकतें, नई कड़ियां। अब उनके पास पूरा नक्शा था और उस नक्शे के बीच एक नाम जो अब तक छाया था, अब्दुल रहमान, बांग्लादेश का नागरिक, लेकिन भारत में गायब नहीं, मौजूद। दिल्ली का एक साधारण इलाका, एक किराए का फ्लैट, बाहर से एक छोटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, सब सामान्य, इतना सामान्य कि शक भी शर्मिंदा हो जाए। पड़ोसियों के लिए वो एक सीधा साधा आदमी था, शांत, कम बोलने वाला, लेकिन सच हमेशा चेहरों से बड़ा होता है। अब्दुल रहमान इस पूरे नेटवर्क का भारत में सबसे बड़ा ऑपरेटर। नोट मंगवाना, शहरों में बांटना, हवाला से पैसा वापस भेजना और सीधा संपर्क आईएसआई हैंडलर्स से। साधारण फोन नहीं, एक एनकोडेड सिस्टम जहां हर शब्द एक कोड था और सिर्फ एक पहचान नहीं, 3 अलग नाम, 3 अलग पते, हर पहचान एक अलग काम के लिए। एनआईए को उसका नाम मिला, लेकिन फिर भी कोई जल्दबाजी नहीं। पहले निगरानी, फिर डॉक्यूमेंटेशन, हर मूव रिकॉर्ड। जब तक पूरा जाल साफ न दिखे तब तक कोई कदम नहीं। दिसंबर 2016, करीब 6 हफ्तों की खामोश तैयारी के बाद एक योजना तैयार हुई। एक रात, एक साथ, कई जगह। नाम दिया गया ऑपरेशन क्लीन स्वीप। हर टीम को अलग ब्रीफिंग, हर टारगेट पहले से तय, कौन, कहां, किस वक्त, क्योंकि अगर एक जगह भी चूक होती तो बाकी सब गायब। रात के 2 बजे दरवाजों पर दस्तक नहीं, एक साथ वार हुआ। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, 14 जगहें एक ही समय। हर टीम के हाथ में एक लिस्ट, हर लिस्ट में नाम, हर नाम के सामने एक पता। दरवाजे खटखटाए गए, कुछ खुले, कुछ ने इनकार किया और जो नहीं खुले वो तोड़े गए। कुछ भागे, लेकिन रास्ते पहले से बंद थे। एक पिछले दरवाजे से निकला, टीम पहले से इंतजार में थी। एक खिड़की से कूदा, जमीन ने जवाब दे दिया। एक नोट जलाने लगा, पर आग देर से लगी, सबूत बच गए। उस रात 23 लोग गिरफ्तार हुए, 23 चेहरे जो धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे थे। कुछ को यह भी नहीं पता था कि वो कितने बड़े खेल का हिस्सा हैं, लेकिन सच ये था, जानते हो या नहीं, कर वो रहे थे देश के खिलाफ काम। और फिर वो नाम जो इस नक्शे के बीच में था, अब्दुल रहमान। दिल्ली का वही किराए का फ्लैट, बाहर से शांत, अंदर घबराहट। दरवाजा खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं। अंदर से आवाजें, कुछ जलाने की जल्दबाजी। फिर दरवाजा तोड़ा गया और सामने अब्दुल रहमान, हाथों में एक डायरी जिसके पन्ने वो फाड़ रहा था, लेकिन वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। घर से मिला 25 लाख रुपए के नकली नोट, एक एनकोडेड डायरी जिसके ज्यादातर पन्ने सुरक्षित, 3 फर्जी पहचान पत्र, 2 मोबाइल फोन और एक बांग्लादेशी सिम जो सीधे आईएसआई के एक नंबर से जुड़ा था। उस डायरी के पन्ने सिर्फ कागज नहीं थे, वो पूरा सच थे जो अब छुप नहीं सकता था। नंबर, कोड्स और उनके पीछे छुपी हुई कहानी। एनआईए के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उसे खोला, धीरे धीरे, परत दर परत, और जो सामने आया वो सिर्फ एक डायरी नहीं थी, वो एक ब्लूप्रिंट था। ट्रांजैक्शंस, कॉन्टैक्ट्स, डिलीवरी शेड्यूल्स, एक पूरा बिजनेस लेजर, लेकिन ऐसा बिजनेस जो इस देश के खिलाफ चल रहा था। जांच ने बताया पिछले 5 सालों में करीब 70 करोड़ के नकली नोट भारत में फैलाए गए। 70 करोड़ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह उस दुकानदार की मेहनत थी जिसने असली सामान दिया और बदले में झूठ लिया। यह उस किसान की कमाई थी जो मंडी में ठगा गया। यह उस रिक्शे वाले का दिन था जो 10 घंटे मेहनत के बाद घर लौटा और जेब में रखा नोट सच नहीं था,
ये उस बुजुर्ग की पेंशन थी जिसे उसने संभाल कर रखा और वक्त आने पर वो सिर्फ कागज निकला। जांच आगे बढ़ी और सच और गहरा हुआ। पूछताछ में एक एक कर कड़ियां खुलती गईं। यह सिर्फ तस्करों का नेटवर्क नहीं था, इसमें अंदर के लोग भी थे। कुछ सरकारी कर्मचारी जो आंखें बंद किए बैठे थे, कुछ बॉर्डर पर तैनात लोग जो हर खेप के बदले कीमत लेते थे और बदले में रास्ता साफ कर देते थे, कुछ बैंक कर्मचारी जो नकली नोट पहचान कर भी चुप रहे। यह एक नेटवर्क नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम था, भ्रष्टाचार पर खड़ा और देशद्रोह से चल रहा। एनआईए की जांच रुक नहीं रही थी। अब्दुल रहमान अब अदालत के सामने था। यूएपीए, वही कानून जो सबसे खतरनाक अपराधियों पर लगता है। लंबी सुनवाई, सालों की बहस और फिर 2019 अदालत ने फैसला सुनाया। अब्दुल रहमान दोषी, सजा आजीवन कारावास। बाकी 22 लोग वो भी नहीं बचे। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल और जिनके हाथ वर्दी में थे उन पर भी कार्रवाई हुई। लेकिन क्या यह साजिश खत्म हुई? नहीं। एफआईसीएन नेटवर्क आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। अब्दुल रहमान जेल में है, पर खेल अब भी जारी है। उसकी जगह नए चेहरे आ चुके हैं, नए रास्ते, नई चालें, नई तकनीक। 2000 के नोटों की नकल भी पकड़ी जा चुकी है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस ने चोट तो पहुंचाई है, लेकिन जहां नकद जिंदा है वहां यह खतरा भी जिंदा है। हर साल बॉर्डर पर नकली नोट पकड़े जाते हैं। पीएसएफ, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस मिलकर इस जाल को रोकने की कोशिश करती है। एनआईए हर नए सुराग को ट्रैक करती है। लेकिन ये एक खत्म होने वाली कहानी नहीं, ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें गोलियां नहीं चलती, पर वार गहरा होता है। ये लड़ाई लड़ी जाती है सतर्कता से, खुफिया जानकारी से और उस जिद से जो रात के 2 बजे किसी दरवाजे पर दस्तक देती है और पूरा जाल हिला देती है। इस ऑपरेशन ने एक सच साफ कर दिया। भारत की एजेंसियां सिर्फ दिखने वाले दुश्मन से नहीं, अदृश्य दुश्मन से भी लड़ती हैं, चाहे वो बम लेकर आए या एक नकली नोट, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार बारूद नहीं होता, वो होता है एक कागज का टुकड़ा जो देश को अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। और भारत की ताकत यही है कि वो उस कागज के टुकड़े को भी पहचान लेता है। अगर ऐसी सच्ची और अनसुनी कहानियां आपको अंदर तक हिला देती हैं, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी खतरनाक हो। तो साफ साफ लिखना, क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।